गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का माइंड मैप समझेंगे। माइंड मैप इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि माइंड मैप बनाकर हम किसी भी चैप्टर को 5 मिनट के अंदर समझ सकते हैं। माइंड मैप में हमें करना ये होता है कि हमारे चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उनको अलग अलग लिख लेते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझ लेते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो आपके सामने ये ट्री की फॉर्म में बना हुआ है जिसमें हमने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उनको हमने अलग अलग नोट कर लिया है। अब 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू किसका सिंबल है? चार्ज का, टी टाइम का, और I किसका है बेटा? करंट का। इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है और इसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई दे रहा है। इस बार इसकी डेफिनेशन देखिए, द क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हो वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनको देख लीजिए। पहला कंपोनेंट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। ये जो है रेजिस्टेंस को घटाने बढ़ाने के काम आता है। जहाँ पर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें वोल्टेज ज़्यादा कम या ज़्यादा करनी होती है, वहाँ पर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का यूज़ करते हैं। इसका सिंबल आपके सामने है। अगला आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर भी बोलते हैं जिसको। इसका सिंपल सिंबल, इसमें आपका फिक्स रहता है। जैसे आपने 1 किलो वोल्ट का 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है तो वो पूरे टाइम 1 किलो ओम ही रहेगा। क्रॉस वायर का सिंबल है, वायर को ज्वाइंट कैसे करते हैं उसका सिंबल है। सेल का सिंबल आप लोग देख लीजिए, ड्राई सेल, बल्ब, स्विच, वायर और फ्यूज वायर। ये आपके सिंबल हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के काम आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है अगला देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है? At constant physical quantity, electric potential is directly proportional to the flow of current in a conductor. किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो B बराबर IR होगा। यहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर या ऑफ अ मटेरियल विच कैन अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी मटेरियल में जो चार्ज फ्लो है उस फ्लो का जो अपोज कर रहा है वही आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब इसी रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो आपका पहला वाला फार्मूला यूज होगा, और अगर हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो दूसरा वाला फार्मूला यूज होगा। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपका रेजिस्टेंस था इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके 4 फैक्टर लिखे हुए हैं। पहला फैक्टर है लेंथ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे ही आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे आपके पास जितना ज़्यादा लंबा वायर है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या लिखा है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। इसका मतलब जितना तार पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है और जितना तार मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है। तीसरा टेम्परेचर है। अगर आप वायर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल। आपके मटेरियल का जैसा भी नेचर है वो उसी फॉर्म में आपका रेजिस्टेंस होगा। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है, एल्युमिनियम का अलग है और तांबे का अलग है। ये सभी आपके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्टिविटी। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू RA/L। रो जो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। इट कैन नॉट डिपेंड ऑन द एरिया और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर।
कोई भी आपका कंडक्टर है उसके एरिया या लेंथ से रजिस्टिविटी का फर्क नहीं पड़ता। इसकी SI यूनिट ओम मीटर है और इट कैन नॉट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अगर आप मटेरियल के नेचर को बदल देते हैं तभी रजिस्टिविटी चेंज होती है, उसके एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अ यूनिट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना होता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V बराबर W/Q, कैपिटल W अपॉन Q। W जो है वर्क डन है, Q आपका चार्ज है। वर्क डन की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कुलाम, तो जूल पर कुलाम या इसकी यूनिट बोल्ट होगी। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? बोल्ट। अब ये वाला फार्मूला आप लोग देख लीजिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर बार पूछा जाता है। तो जूल्स ने बताया था कि व्हेन इन अ कंडक्टर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो इट। हीट produced in a conductor is directly proportional to the resistance. Heat produced in a conductor is directly proportional to the time. इसका मतलब कि अगर आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, उसके टाइम को बढ़ा देते हैं, तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो उसका फार्मूला क्या होगा? H बराबर I² RT, या इसी फार्मूले को हम लोग VIT भी लिख लेते हैं। इसमें 1 कैलोरी में 4.18 जूल एनर्जी होती है। ये आपने देख लिया। अगला आपका टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता है वो पावर कहलाती है। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी में फार्मूला बनता है P = VI, और यहाँ पर ओम्स लॉ यूज करेंगे तो ये आपके पास दो फार्मूले और बन जाते हैं, P बराबर B²/R या I²/R। Rate at which electric energy denoted is dissipated. Rate of energy dissipated, जो एनर्जी आप डिसिपिटेट कर रहे हैं वही आपका पावर कहलाएगा। इसके बाद कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं जो हमारे घरों में यूज होती है, तो उसकी यूनिट है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल, या इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। तो ये आपका माइंड मैप कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर इसको हमें डिटेल में पढ़ना है तो फिर इसके लिए आप लोग सजेस्ट कीजिए, जिसके लिए मैं अलग से आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।